Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to start part 2, chapter 8, Cell the Unit of Life. We have already discussed what is cell theory and overview of cell and prokaryotic cell in part 1. So if you have not watched, kindly watch it out. So today we are going to start our topic, the eukaryotic cells. The eukaryotic include all the protist, plant, animal and fungi. In eukaryotic cell, there is an extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane-bound organelles. Eukaryotic cells possess an organized nucleus within nuclear envelope. यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है विद द न्यूक्लियर एनवेलप, जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता. इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर. यूकैरियोटिक सेल में वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं. देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम. इनके जेनेटिक मटेरियल एक क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल. Plant and animal cells are different as the former possesses cell wall, plastid and larger central vacuole which are absent in animal cell. Plant cell में क्या होता है? Cell wall होती है, plastids होते हैं और एक large central vacuole होता है जो कि animal cell में नहीं होता. On the other hand, animals have centrioles which are absent in almost all plants. और animal cell के पास centriole होते हैं जो कि plant cells में नहीं होते हैं. ये डायग्राम है. पहला डायग्राम आपका प्लांट सेल का जिसमें सेल वॉल है, वैक्यूल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप और भी सारे स्ट्रक्चर्स हैं. और ये आपका दूसरा डायग्राम एनिमल सेल का जिसमें सेल वॉल एब्सेंट है और वैक्यूल भी एब्सेंट है. लेट अस नाउ लुक एट इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनेलीज टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. अब हम लोग एक एक करके सारे सेल ऑर्गेनेलीज के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. सेल मेम्ब्रेन. The detailed structure of the cell membrane was studied only after the advent of the electron microscope in 1950s. Detailed structure of membrane हम लोग को कब पता चला था? जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया था 1950 में. Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in human blood cell, enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane. ऑलरेडी केमिकल स्टडीज चल रही थी सेल मेम्ब्रेन में, स्पेशली हमारे ह्यूमन के रेड ब्लड सेल्स में, जिससे साइंटिस्ट को पॉसिबल स्ट्रक्चर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पता चला. These studies showed that cell membrane is mainly composed of lipids and protein. और इस स्टडी से हम लोग को क्या पता चला कि सेल मेम्ब्रेन मेनली लिपिड्स एंड प्रोटीन की कंपोज होती हैं. द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड. और जो लिपिड्स होते हैं वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं. दैट आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर, जो कि बाइलेयर में अरेंज्ड होते हैं. ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टूवर्ड्स द आउटर साइड्स एंड द हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड द इनर साइड. लिपिड्स कैसे अरेंज होते हैं? जो उनके पोलर हेड्स होते हैं वो आउटर साइड में होते हैं और जो हाइड्रोफोबिक टेल्स होते हैं वो इनर साइड्स के होते हैं. हाइड्रोफोबिक्स मतलब वाटर हेटिंग होती है वो, इसलिए वो एक्वस एनवायरनमेंट से दूर रहती है. This ensured that non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment. इससे क्या होता है? जो हमारी non-polar tail होती है वो aqueous environment से protected रहती है. In addition to phospholipids, membranes also contains cholesterol. Phospholipids के membranes में cholesterol भी होता है. Later, biochemical investigation clearly revealed that the cell membrane also possesses protein and carbohydrate. बाद में हम लोगों को क्या, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या पता चला कि जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं. द रेशियो ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप. प्रोटीन्स और लिपिड्स के रेशियो डिफरेंट सेल टाइप में वेरी करता है. इन ह्यूमन बींग्स द मेंबर ऑफ द एरेथ्रोसाइट हैज अप्रोक्सीमेटली 52% ऑफ प्रोटीन एंड 40% ऑफ लिपिड.
हमारे ह्यूमन बीइंग की आरबीसी में 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होता है. Depending on the ease of extraction, members of protein can be classified as integral and peripheral. इनके ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन से मतलब कि वो मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन होते हैं वो दो तरीके में क्लासीफाई गए, इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन. ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मीन कि कैसे हम लोग उनको जल्दी निकाल सकते हैं. पेरिफेरल प्रोटीन लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन. पेरिफेरल नाम से ही पता चल रहा है कि वो सरफेस में होंगे. while integral protein are partially or totally buried in the membrane. और जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं वो partially और totally membrane में buried होते हैं. ये डायग्राम है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. इसमें आप देख पा रहे कि ये जो आउटर सरफेस है ये हेड है लिपिड्स के और ये टेल्स हैं लिपिड्स की जो इनर साइड पे. ये हमारे हेड है लिपिड्स के और ये टेल्स हैं. ये इंटीग्रल प्रोटीन है जो कि ब्यूरीड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. ये हमारी पेरिफेरल प्रोटीन है और ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर हो गई. An improved model of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson, widely accepted as fluid mosaic model. एक इम्प्रूव मॉडल स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में, जो कि वाइडली अब एक्सेप्टेड है नेम एज अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. According to this, the quasi-fluid nature of the lipid enables lateral movement of protein within the overall bilayer. इसकी वजह से हमें पता चला कि लिपिड का क्वासी फ्लूइड नेचर होता है और उसकी वजह से प्रोटीन्स का लेटरल मूवमेंट होता है ओवरऑल हमारी लिपिड की बायलेयर में. दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर एज इट फ्लूइडिटी. और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइडिटी. मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज फ्लूइडिटी. The fluid nature of the membrane is also important from the point of view of function like cell growth, formation of intercellular junction, secretion, endocytosis, cell division, etc. फ्लूइड नेचर मेम्ब्रेन का और क्या क्या फंक्शन करता है? सेल ग्रोथ में, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन में, सिक्रीशन में, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, एक्सेट्रा. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करना अक्रॉस इट. The membrane is selectively permeable to some molecules present on either side of it. जो membrane होती है वो selectively permeable होती है कुछ molecules से, चाहे वो ऊपर की साइड में present हो चाहे वो नीचे की साइड में present हो bilayer में. Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy and is called passive transport. जो molecules पास हो जाते हैं membrane से without any requirement of energy उसे हम लोग कहते हैं passive transport. Neutral solutes may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient, that is from higher concentration to lower concentration. जो neutral solutes होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में simple diffusion के प्रोसेस से मूव होते हैं along the concentration gradient from higher concentration to lower concentration. Water may also move across this membrane from higher concentration to lower concentration. Water भी higher concentration से lower concentration में जाता है plasma membrane में. Movement of water by diffusion is called osmosis. और इसी water के movement को हम लोग कहते हैं osmosis. As the polar molecule cannot pass through the non-polar bilipid layer, they require carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane. जो polar molecules होते हैं वो लिपिड की बाइलेयर होती है वो तो नॉन पोलर होती है. जो पोलर मॉलिक्यूल है वो उससे क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए उनको कैरियर प्रोटीन की नीड होती है ताकि वो अपना ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट कर सकें. A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient, that is from their lower to the higher concentration. Such a transport is an energy dependent process in which ATP is utilized and is called active transport. Example
सोडियम एंड पोटेशियम पंप। इन आयंस, ये जो आयंस होते हैं जो कि पोलर आयंस होते हैं, वो मूव नहीं कर पाते लिपिड अक्रॉस लिपिड बाइलेयर के, उनको एनर्जी प्रोवाइड करी जाती है, वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में जाते हैं, और इसके लिए हम लोग को एनर्जी लगती है जिसमें हमारी एटीपी यूटिलाइज होती है, और इसे हम लोग कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसका एग्जाम्पल है सोडियम एंड पोटेशियम पंप। होप आप लोग को ये सेल मेम्ब्रेन समझ में आया होगा। अब हम लोग मूव कर रहे हैं सेल वॉल पे। As you may recall, a non-living rigid structure called the cell wall forms an outer covering for the plasma membrane of fungi and plants. जैसा कि हम लोग को पता है, एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं, वो एक आउटर कवरिंग बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंजाई एंड प्लांट्स में। सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स द शेप टू द सेल एंड protects the cell from mechanical damage and infection. It also helps in cell-to-cell interaction and provide barrier to undesirable macromolecules. सेल वॉल का सिर्फ शेप देना या फिर उसको मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना काम ही नहीं है, बल्कि सेल वॉल सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी हेल्प करती है और एक बैरियर भी बनाती है ताकि अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स एंट्री ना करें। Algae have cell wall made up of cellulose, galactans, mannans and minerals like calcium carbonate. Algae में कौन सी सेल वॉल होती है? सेलुलोज की, गैलेक्टेंस की, मनानस की एंड मिनरल्स की, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। while other plants it consists of cellulose, hemicellulose, pectins and protein। और other plants में सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन की बनी होती है, और फंजाई में सेल वॉल होती है काइटिन की। The cell wall of a young plant cell, the primary wall is capable of growth while gradually diminishes as the cell mature। जो एक सेल वॉल होती है यंग प्लांट सेल की, जो उसकी प्राइमरी वॉल होती है, वो ग्रोथ के लिए हेल्प करती है और जो धीरे धीरे डिमिनिश हो जाती है जैसे सेल मैच्योर होता है। एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द वॉल। और जब प्राइमरी सेल डिमिनिश हो रही होती तो वो एक सेकेंडरी वॉल फॉर्म कर देती इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, इनर साइड ऑफ द सेल टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। The middle lamella is the layer mainly of calcium pectate which holds or glues the different neighboring cells together। middle lamella क्या करता है? डिफरेंट नेबरिंग सेल्स को एक साथ मतलब पकड़े रहता है, और ये मेनली कैल्शियम पैक्टेट से बना होता है। द सेल वॉल एंड द मिडिल लैमेला मे बी ट्रांसफर्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल। मिडिल लैमेला और सेल वॉल प्लाज्मोडेस्माटा से ट्रांसफर्ड हो सकते हैं, मे बी, विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म। जो प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है? दो नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है, और मिडिल लैमेला दो सेल को कनेक्ट करता है और प्लाज्मोडेस्माटा दो सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। अब हम लोग आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। While each of the membranous organelles is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered as endomembrane system because their function are coordinated। सारी ऑर्गेनेलीज क्या होती है? डिफरेंट होती है फंक्शन में, स्ट्रक्चर में, पर कुछ को हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होते हैं। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे नीट में क्वेश्चन जरूर आता है कि इसमें से कौन से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है, या इसमें से कौन सा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। Since the function of mitochondria, chloroplast and peroxisome are not coordinated with the above component, these are not considered as the part of the endomembrane system। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरिक्सोम, इन सबके फंक्शन जो हम लोग ने अभी ऊपर पढ़ा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, ईआर, इन सबके साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं होते, इसलिए इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड नहीं करते हैं। अब हम लोग आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर
scattered in the cytoplasm, that is called endoplasmic reticulum. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज में हम लोग ने क्या देखा यूकेरियोटिक सेल में कि एक नेटवर्क और रेटिकुलम है टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का, जो कि साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है, उसे हम लोग ने नाम दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Hence, ER divides the intracellular space into two distinct compartments, that is luminal inside ER and extraluminal, जो कि साइटोप्लाज्म में कंपार्टमेंट होता है. ईयर क्या करती है, दो इंटरसेलुलर स्पेस में डिस्टिंक्ट होती है, एक ल्यूमिनल जो कि ईआर के इनसाइड होता है और एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो कि साइटोप्लाज्म का कंपार्टमेंट होता है. ER often shows ribosome attached to their outer surface. The endoplasmic reticulum bearing ribosomes on their surface is called रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जिस रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं उसे हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहां पे राइबोसोम्स एब्सेंस होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. RER is frequently observed in the cell, actively involved in protein synthesis and secretion. They are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus. रफ एंडोप्लाज्मिक हम लोग ने कहाँ देखा, रफ एंडोप्लाज्मिक हम लोग ने उन सेल्स में देखा जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व है प्रोटीन सिंथेसिस में और सिक्रीशन में. दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूस स्ट्रक्चर होता है. द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर इज द साइट ऑफ synthesis of lipid. In animal cell, lipid like steroidal hormone are synthesized in SER. Smooth endoplasmic is the major site for synthesis of lipid. अब Golgi apparatus. Camillo Golgi, 1898, first observed densely stained reticular structure near the nucleus. These were later named Golgi bodies after him. They consist of many flat disc-shaped sacs or cisternae of 0.5 micrometer to 1 micrometer. Golgi bodies नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इनको डिस्कवर्ड करा था कैमिलो गोल्जी ने 1898 में. इन्होंने ही फर्स्ट ऑब्जर्व करा था कि एक डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के पास, जिसे बाद में नाम दिया गोल्जी बॉडीज. These are stacked parallel to each other. Varied number of cisternae are present in the Golgi complex. The Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus with distinct convex cis or the forming phase and concave trans or the maturing phase. The cis and the trans phases of the organelle are entirely different but interconnected. cis और trans phase जो होता है Golgi body में वो different होता है but एक दूसरे से interconnected होता है. The Golgi apparatus principally perform the function of packaging materials to be delivered either to the intracellular targets or secreted outside the membrane. Material to be packed in the form of vesicle from the ER fuse with cis phase of the Golgi apparatus and move toward the maturing phase. Materials जो होते हैं वो वेसाइकल से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस फेज के साथ फ्यूज होती है, जिससे मटेरियल्स पैक्ड फॉर्म वेसाइकल के फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं और मैच्योरिंग फेज मतलब ट्रांस फेज की तरफ मूव करते हैं. This explains why Golgi apparatus remain in close association with the endoplasmic reticulum. इसी वजह से Golgi apparatus जो होती है वो endoplasmic reticulum के साथ close association में होती है. A number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified by the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its trans phase. Golgi apparatus is an important site of formation of glycoprotein and glycolipid. Golgi apparatus एक important साइट है फॉर्मेशन के लिए ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड. जो अभी आप लोग ने पढ़ा है कि जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में सिक्रीशन में. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक इज द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड.
गोल्जी इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। इसे अपनी एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लाइसोसोम, these are membrane-bound vesicular or structures formed by the process of packaging in the Golgi apparatus. ये कैसे फॉर्म होते हैं? जो पैकेजिंग होती है गोल्जी apparatus में वेसिकुलर टाइप के होते हैं, इससे ये उससे लाइसोसोम बनते हैं. The isolated lysosome vesicle have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzyme, hydrolysis, lipases, proteases, carbohydrases. Optimally active at acidic pHs, these enzymes are capable of digesting carbohydrates, protein, lipids and nucleic acid. Lysozymes क्या करते हैं? कैपेबल होते हैं डाइजेस्ट करने के कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लियर एसिड, और ये एसिडिक पीएच में ज्यादा एक्टिव होते हैं. वैक्यूल, द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म. वैक्यूल क्या होता है? एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होती है जो कि साइटोप्लाज्म में दिखती है. It contains water, sap, excretory products and other material not useful for the cell. इनके पास क्या होता है? वाटर होता है, सैप होता है, कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि सेल के लिए यूजफुल नहीं होते. The vacuole is bound by a single membrane called टोनोप्लास्ट. वैक्यूल एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होती है जिसे हम लोग कहते हैं टोनोप्लास्ट. रिमेंबर, इन प्लांट सेल वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स कितनी परसेंट ऑफ द वॉल्यूम सेल की ऑक्यूपाई करते हैं? डेट इज 90%. In plant cell, the tonoplast facilitates the transport of number of ions and other material against concentration gradient into the vacuole. Hence, their concentration is significantly higher in vacuole than in cytoplasm. टोनोप्लास्ट क्या करता है? नंबर ऑफ आयन को फैसिलिटेट करता है और कुछ अदर मटेरियल को फैसिलिटेट करता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वैक्यूल के अंदर. मतलब लोअर से हायर में वैक्यूल के अंदर डाल देता है, और इसी की वजह से इनकी कंसंट्रेशन जो होती है, आयंस की जो कंसंट्रेशन होती है वो वैक्यूल में हायर होती है साइटोप्लाज्म में. किसमें हायर होती है? वैक्यूल में हायर होती है साइटोप्लाज्म के कंपेयर में. In amoeba, the contractile vacuole is important for osmoregulation and excretion. In many cells, as in protist, food vacuoles are formed by engulfing the food particle. Amoeba में क्या होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के. और बहुत से सेल होते हैं जैसे प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल जो है वो फूड पार्टिकल को इनगल्फ करने से बनते हैं. अब हमारा पार्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया. Mitochondria, unless specifically stained, are not easily visible under the microscope. Mitochondria हम लोग को माइक्रोस्कोप में तब तक नहीं दिखता जब तक कि एक स्पेसिफिकली स्टेन्ड ना हो. The number of mitochondria per cell is variable depending on the physiological activities of the cell. Number of mitochondria per cell vary करते हैं उसकी physiology activity के अनुसार. In terms of shape and size, also considerable degree variability is observed. Typically, it is sausage shape or cylindrical, having diameter 0.2 to 1.0 micrometer. Average होता है 0.5 और लेंथ होती है 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर. Each mitochondria is double membrane bound structure with the outer and the inner membrane. और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के साथ. membrane dividing its lumen distinctly into two aqueous compartment, that is outer compartment and the inner compartment. और membrane क्या करती है? इसको two distinct aqueous compartment में divide कर देती है, outer compartment में और inner compartment में. The inner compartment is filled with a dense homogeneous substance called the matrix. और इसका inner compartment homogeneous substance matrix से filled होता है. The outer membranes form the continuous limiting boundary of the organelle. The inner membrane forms a number of infolding
कॉल्ड क्रिस्टे। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स बनाती है जिसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टे मैट्रिक्स के टूवर्ड्स। द क्रिस्टे इंक्रीज द सरफेस एरिया, और ये क्रिस्टे क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है। द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, और इन दोनों मेम्ब्रेन के पास अपने स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन से एसोसिएटेड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए साइट होती है। They produce cellular energy in the form of ATP, hence they are called powerhouse of the cell. ये cellular energy in the form of the ATP produce करते हैं, इसलिए इनको powerhouse of the cell भी कहते हैं। The matrix also possesses single circular DNA, a few RNA molecules, ribosomes, and the component required for the synthesis of protein. The mitochondria divide by fission. इनकी मैट्रिक्स में एक सर्कुलर डीएनए भी होता है, कुछ आरएनए के भी मॉलिक्यूल होते हैं, राइबोसोम भी होते हैं 70s, एंड द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवाइड होता है, फिजन से। ये डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये मैट्रिक्स है, ये जो इनफोल्डिंग है इसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टा। ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन, और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, मतलब इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है। सो आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया तक ही रखते हैं। नेक्स्ट जितना भी बचा है हम लोग ट्राई करेंगे कि उसे पार्ट 3 में पूरा कवर करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप लोग को ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो। एंड इफ़ यू वांट दीज एनसीईआरटी हाइलाइट्स, सो आपको टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।